मुश्ताक साहब आपसे आगाज़ करते हैं। थैंक यू। जो इशू कौमी असम्बली में खुश उसलूबी से तय हो गया वो सेनेट में नज़ाई कैफियत और उस सिचुएशन में क्यों गया सर, हुआ क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतने अहम टॉपिक पे जिसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी से, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से, आपने इसको डिस्कशन का मौजू बनाया। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे ताकि मैं सूरत हाल वाज़ेह करूँ। आपको इल्म है कि FATF ने पाकिस्तान को 27 पॉइंट एजेंडा दिया है, जिसमें पाकिस्तान ने 14 पॉइंट पूरे किए हैं और 13 पॉइंट पूरे होने हैं। अगर ये 13 पॉइंट पूरे हो गए विद इन द टाइम फ्रेम तो पाकिस्तान या तो ग्रे लिस्ट में रहेगा या वाइट में चला जाएगा, लेकिन नहीं हुए तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए ये सारी कानून साजी हो रही है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि गुज़िश्ता 2 माह से हमारी जो पार्लियामेंट है वो FATF की खिदमत में लगी है। कैसे? 1 साल की 17 अगस्त को पार्लियामेंट की जो कौमी असम्बली है उसके एक पार्लिमानी साल पूरा हो गया। इस 1 साल में जो दूसरा 1 साल था इस कौमी असम्बली का, इसमें इसने 29 कवानीन मंजूर किए हैं। एक जो है जॉइंट सेशन में कुल 30 हो गए और 31 प्रेसिडेंशियल्स ऑर्डर जारी हुए, लेजिस्लेशन विद डिक्री। तो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं वो ज़्यादा है और जो असम्बली ने कवानीन मंजूर किए हैं वो कम हैं। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो हैं वो मोर देन 300% इजाफा हुआ है, मोर देन। और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि कौमी असम्बली मौजूद है और कानून साजी हुकूमत कर रही है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए से। एक चीज़ तो है। दूसरे कि जो 30 कवानीन मंजूर किए हैं या 29 कवानीन मंजूर किए हैं, ये है क्या? इसमें से 12 कवानीन FATF के हैं, 3 कवानीन सर्विसेज चीफ्स के हैं, जो आपको पता है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के उसमें जो एक्ट में तरमीम थी, और बाकी 14 कवानीन ऐसे रह जाते हैं जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के हवाले। तो इसलिए मैंने कौमी असम्बली के जॉइंट सेनेट और कौमी असम्बली के जॉइंट सेशन में भी और सेनेट में भी ये बात उठाई कि भाई मैंने आपकी स्पीच सुनी थी सर, इसीलिए मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने तकसीम फरमाई है, हाँ, कि इतने का ताल्लुक FATF से था और इतनों का ताल्लुक आवाम के मसाइल से था, इस तकसीम से ही मेरा एक इख्तलाफी सवाल है एक तालिब इल्म का कि अगर सिचुएशन इतनी नाजुक है कि अगर आप इस मामले को नहीं देखते तो आपको ब्लैक लिस्ट होने का ख़तरा है, तो फिर इसके ऊपर जो कानून साजी हो रही है वो भी जब रियासत के मफाद में है तो आवाम के मफाद में है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। ये कैसे तकसीम की जा सकती है कि ये आवाम के लिए नहीं है? अगर आपको वो हो, आपको इल्म हो, याद हो आपको, तो 9/11 के बाद यही बात परवेज़ मुशर्रफ ने की कि अगर हम वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। जब भी ये हमें गैरों की गुलामी पर राज़ी करता है तो वो ब्लैकमेलिंग स्टाइल से, आर्म ट्विस्टिंग करके कि भाई ये काम नहीं करोगे तो पाकिस्तान बचेगा भी नहीं। ये तो एक इंटरनेशनल रियल पॉलिटिक हो गई। हाँ, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा और पाकिस्तान की नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी का मसला है, फ्यूचर का मसला है, तो भाई आप ओपन माइंड के साथ एक APC बुलाएं और उसमें कहें कि ऑप्शन क्या है, कलेक्टिव विजडम को काम में लाएं। अब क्या हो रहा है? मेरे अगर सवाल पर आप आए, मेरे अगर सवाल पर रहनुमाई कर दें, कौमी असम्बली में सब मुत्तफिक हैं इस पर, अपोजिशन की मैं बात कर रहा हूँ, आपका इख्तिलाफी नोट तो हमने सुना। जी, वो सेनेट में जाकर इसको अंडू कर रहे हैं। देखिए, अगर इख्तिलाफ है, जैसे सेनेट में अंडू नहीं किया, ये गलत बात है। सेनेट में अंडू नहीं किया, जो सेनेट में हुआ है मैं आपको बताता हूँ। उसको अप्रूव नहीं किया, अंडू का लफ्ज़ मैं वापस ले लेता हूँ। हाँ। उसको कानून साजी के ऊपर उसको अप्रूव नहीं किया, मंजूर नहीं किया। सिर्फ 2 कवानीन मंजूर नहीं हुए हैं। हाँ। वो क्यों नहीं हुए वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI इस पे कंसेंसस में है कि FATF के लिए ये कानून साजी होनी चाहिए। जिस तरह उनकी कंसेंसस थी कि सर्विसेज चीफ के, जो आर्मी चीफ हैं, तीनों सर्विसेज चीफ जो हैं, उनकी कानून साजी जो है होनी चाहिए। ये तीनों हमेशा मसला है कि ये तीनों या तो किसी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए साए इकट्ठे होते हैं या फिर FATF और IMF के लिए इकट्ठे होते हैं। कभी कराची के लिए आपने इनको इकट्ठे नहीं देखा। कराची डूब रहा है, लेकिन ये तीनों कराची के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, इकट्ठे नहीं होते। पे हम आते हैं IPPs के लिए इकट्ठे, हम उस पे आते हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक उसूली इख्तिलाफ है। जिनका उसूली इख्तिलाफ नहीं है उनका क्या इख्तिलाफ है? उनका वसूली इख्तिलाफ है। यानी हुकूमत ठीक कह रही है ना कि हमें बात देखें, यानी हुकूमत ठीक कह रही है कि वो हमें इस नाजुक मौका के ऊपर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताऊं, यानी आपने पहले भी मुखालफत की, अब भी मुखालफत कर रहे हैं। आपके अपने दलाइल हैं, जैसे काकड़ साहब कह रहे हैं। क्यों मुखालफत करें? हम इसलिए मुखालफत कर रहे हैं
3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی خطرناک ہیں، لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے۔ نمبر 1، یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ پاکستان کی آزادی، قومی وقار اور خود مختاری کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی لیگل ڈاکومنٹ میں بل کے اندر یہ نہیں لکھا جاتا کہ ہم یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں کہ فلاں بندے نے ہمیں کہا ہے۔ ان تمام قوانین میں کیٹیگوریکل یہ لکھا گیا ہے کہ ہم یہ قانون اس لیے بنا رہے ہیں کہ ہمیں FATF نے کہا ہے۔ تو پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی اتھارٹی آپ نے FATF کو کب دی ہے؟ یہ تو ایک مقدس امانت ہے جو 22 کروڑ عوام نے آپ کو دی ہے، نان ٹرانسفریبل ہے، آپ کیسے دے رہے ہیں؟ نمبر 1۔ دوسری، ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں پھر دوسرے پہ آتے ہیں، پھر دوسرے نقطے پہ آتے ہیں۔ میں تھوڑا سا وضاحت کر لوں اس کی تاکہ تینوں آ جائیں چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیں، دوسری اس میں بڑی خطرناک چیز یہ ہے کہ اس میں الٹرا کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں، مثلاً اس میں ایسی چیزیں جو ہماری دستور کے خلاف ہیں، اور کوئی بھی بندہ سپریم کورٹ میں جائے اور اس کو چیلنج کرے تو سپریم کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ کرا لے گا۔ مثلا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو 2 بل ابھی آئے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں، اس میں ایک وقف کا بل ہے اور دوسرا منی لانڈرنگ کا۔ وقف کے بل میں یہ لکھا گیا ہے کہ وقف کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا اس کے کسی بھی اقدام کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 191 کے خلاف ہے، یہ اس میں کھل کر لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ وقف کی پراپرٹی کو بیچ سکتا ہے، وقف کی پراپرٹی کو وہ۔ اس کا FATF سے کیا تعلق ہے؟ یہ میں تو حیران ہوں نا کہ اس کا FATF سے کیا اور مسائل ہوئے نا، پھر FATF تو ایک چیلنج ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کوالٹی لیجسلیشن نہیں کر رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو رولز ریگولیشن ہیں جو آپ کے قانون سازی کے، سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، جوائنٹ سیشن کے، اس کو پامال کیا جاتا ہے۔ میں نے ترامیم جمع کیے تھے، چیئرمین سینٹ نے کھل کر کہا کہ 2:30 بجے ترامیم ریٹن حالت میں میرے پاس جمع ہوئے ہیں، 5 بجے سیشن ہے، اور پھر بھی جب وہ اس کو پیش کر رہے ہیں تو کہتے ہیں there is no amendment۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2:30 بجے ان کی مجھے تحریری طور پر امینڈمنٹ 6 ملے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے۔ حالانکہ رولز میں یہ ہے کہ اگر میں اسی وقت وربلی اٹھ کر بھی جب ایک وہ شک پیش ہو رہا ہوتا ہے اس پہ اٹھ کے اپنی امینڈمنٹ دوں تو اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکے گا یا اس کے اوپر کم از کم ووٹنگ ہوگی، لیکن یہ رولز ریگولیشن پامال کر دیا گیا۔ اس لیے یہ جو آپ نے کہا نا بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI، اور بیہائنڈ دا سین پوری پارٹیوں کی کنسلٹیشن نہیں ہوتی، بیہائنڈ دا سین کنسلٹیشن آف دا فیو، وہ دا فیو جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جو آخری 2 اعتراضات تھے یہ سمجھ میں آنے والے 80% آصف صاحب 80% پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر یس کر رہے ہیں۔ ربر سٹیم ہے بیچارے، سلیوز ہیں، غلام ہم تو ہیں۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے تو ہاتھ بندھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اس پارلیمان کا حصہ ہیں، ہم تو ان سے قانون سازی کی توقع رکھتے ہیں۔ جو اعتراض نمبر 2 ہے سر، اس کا FATF سے جو کہ تعلق نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اس میں بیچ میں کچھ ڈالنے کی کوشش کی۔ FATF نے تو نہیں کہا تھا کہ ہائی کورٹ کی پاورز کو کر دو، یہ تو انہوں نے غلط کیا نا، اس پہ جو آپ سب میں یہی ہے۔ اگلا جو نقطہ ہے اس کا تعلق بھی اس سے نہیں ہے۔ جو FATF پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اندر یہ کیوں لکھا گیا کہ FATF نے کہا، سینیٹر صاحب ایک حقیقت ہے آپ کے سامنے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے، آپ اس میں لفظوں کے پیچھے کیا چھپنا؟ دیکھیں ایک چیلنج آیا، وہ جیسے بھی آیا پاکستان نے اس چیلنج سے نکلنا ہے۔ آپ سے پہلے ایک سوال کیا، ابھی بھی آپ نے کہا کہ نیشن کو اعتماد میں لیں، اپنی نیشن کو بتائیں کہ یہ چیلنج سے نکلنا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کنسلٹیشن بیہائنڈ دا سین آف دا فیو نہیں ہے، اس کا حل یہ کہ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ کلیکٹیو پارلیمنٹ کے پاس آ جائیں، پارلیمنٹ سے کہیں کہ یہ FATF نے ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے، یہ ہمارے پاس صورتحال ہے، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ آپ آئیڈیل بتا رہے ہیں سر، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ سینیٹر صاحب آپ بھی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ تو پتہ ہے حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت اس کے ذریعے سے اپوزیشن کی ٹرسٹنگ کر رہی ہے۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کر کے ریلیف لے رہی ہے۔ تو یہ سب ایک ہیں۔ سینیٹر مشتاق صاحب، کراچی صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ویسے بھی ہمارا سب سے بڑا خوبصورت شہر ہے۔ یہ جو عذاب آیا پڑا ہے وہاں پہ، یہ صرف قدرتی آفت ہے یا یہ انتظامی آفت ہے؟ ان کی نااہلی ہے ساری حکومتوں کی، اب ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہ کرتے ہوئے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لوگ۔ آصف صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جو بہت بڑا ایک تباہی آئی ہے کراچی کے اوپر، تو کراچی کے عوام سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ سچی بات یہ ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہے وہاں لوگوں کو، یہ کیلیمٹی بھی ہے اور مین میڈ میزری بھی ہے۔ کیلیمٹیز تو آتی ہیں، وہ تو ویسٹرن کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں بھی آتی ہے، لیکن جب وہاں پہ گڈ گورننس ہوتی ہے تو اس کیلیمٹی کے والیوم کو، اس کے انٹینسٹی کو کم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو کیلیمٹی آئی ہے تو وہ مین میڈ میزری کے اندر تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ حکومت کی نااہلی ہے۔
कराची 60% आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, आपका इकोनॉमिक हब है, आपकी बंदरगाह वहाँ पे है, मिनी पाकिस्तान है, और ये इतना गरीब परवर शहर है। मैं 2005 में अर्थक्वेक में हज़ारा डिवीज़न का इंचार्ज था। आप यकीन करें सबसे ज़्यादा डोनेशंस ट्रकों की सूरत में मुझे कराची से आई थी। पूरी सप्लाई चेन थी कराची से हज़ारा और कराची से कश्मीर। तो आज मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि वो कराची के साथ इज़हार यकजहती करें, और कराची के अवाम तकलीफ़ में हैं तो उनके लिए आवाज़ उठाएँ। इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? पॉइंट स्कोरिंग तो ना करने की बात करते हुए जितनी पॉइंट स्कोरिंग की गई वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। पीपल्स पार्टी हैट्रिक कर चुकी है सिंध में इक़्तिदार में आने की, सूबाई इक़्तिदार में आने की। MKM गुज़िश्ता 4 अशरों से तकरीबन वहाँ पे मुसल्लत है, और PTI की मौजूदा हुकूमत हैं। ये तीनों बुनियादी तौर पर कराची के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। PTI कैसे हो गई? वो तो अभी आई है। देखें PTI को तो शायद अंदाज़ा भी ना हो गई है, इशू भी ज़मीन के ऊपर एग्जिस्ट करता है ना, अभी फर्स्ट टाइम उसके सामने ये मिजरी आई है। अब देखना होगा कि PTI कैसे रिस्पॉन्ड करती है। PTI वफाकी हुकूमत है, 2 साल इसके हो गए हैं, उनका गवर्नर वहाँ बैठा हुआ है, कराची में उनके MNAs हैं, कराची में इनके MPAs हैं, कराची में उनका स्टेक है। उन्होंने कोविड-19 पर, उन्होंने FATF पर अगर तमाम अपने अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड कर लिया तो क्या वो कराची के लिए एक इसी तरह अपोजिशन को अपने साथ ऑन बोर्ड नहीं कर सकती? क्या कराची के लिए वो अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकती? तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और शहरी हुकूमत, ये तीनों कराची के मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। और इतने बड़े शहर के साथ, जो पाकिस्तान का मुहसिन शहर है, उनके साथ जो जुल्म किया है, वहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म किया है, उसमें ये इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस शामिल हैं, और इनकी वजह से आज कराची की हाल है। आप देख लेना, वहाँ पे जो चाइना कटिंग्स की बात हुई या तजावज़ात की बात हुई, किन्होंने तजावज़ात? पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, MKM की हुकूमत रही है, और इन लोगों ने ये तजावज़ात किए हैं। अगर वहाँ नालों की सफाई नहीं, हालांकि नालों की सफाई के लिए अमला भी है, और नालों की सफाई के लिए करोड़ों अरबों रुपए निकलता भी है कौमी ख़जाने से, लेकिन नाले साफ़ नहीं हो रहे। और जब मसला आता है तो फिर NDMA को बुलाया जाता है कि फ़ौज जो है वो नालों की सफाई करे। फ़ौज नालों की सफाई के लिए तो नहीं है। ये जो इतना अमला है, ये इतने बजट गुज़िश्ता कई सालों से अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च, वो कहाँ गए? तो मैं समझता हूँ ये तीनों इसके ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने कराची की खिदमत की है, खा वो अब्दुलसत्तार अफ़गानी की सूरत में हो और खा वो नेमतुल्लाह खान साहब की सूरत में। जिन लोगों ने नेमतुल्लाह खान साहब को रोका, उनको कंटिन्यू नहीं करने दिया, वही लोग कौमी मुजरिम है, वही लोग कराची के दुश्मन हैं। आज अगर नेमतुल्लाह खान साहब के मंसूबे आगे बढ़ते, कराची में पानी का कोई मसला नहीं होता, कराची में खे इलेक्ट्रिक लूट मार न करती, कराची के अंदर ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं होता, कराची के अंदर इसी तरह ये सीवरेज का मसला नहीं होता। कराची हकीकत में आज इस जुनूब मशरिक़ एशिया का एक डेवलप शहर होता है, लेकिन जमात इस्लामी को मौका नहीं दिया गया। और जमात इस्लामी ने जब भी वहाँ पे मौका उसके पास आया है, खा वो अफ़गानी की सूरत में हो या नेमतुल्लाह खान साहब की सूरत में हो, ये मुखालिफिन भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने कराची का नक्शा तब्दील कर दिया, अमानत के साथ, दियानत के साथ बेहतरीन खिदमत की है और जहानत के साथ की है, और कराची के जो अहम मसाइल हैं, कोर इशूज़ हैं, उनको एड्रेस किया है, और वाज़ेह तब्दीली लोगों के सामने नज़र आई। अभी ये जो इतना बड़ा हो गया हादसा, और अभी ज़ाहिर बारिशें तो अभी जारी हैं, कल का फिर बताया जा रहा है कि बहुत बारिश है, और बाकी इलाकों में भी ख़तरे की कैफियत है, मंगला डैम के स्पिलवे भी खुल रहे हैं, और ये तो एक हमागीर किस्म का चैलेंज नहीं आता नज़र आ रहा है? हाँ, हमागीर किस्म का चैलेंज है। और मैंने कल सेनेट में ये कहा कि ये अब कराची का मसला नहीं है, कराची पूरे पाकिस्तान का है, मिनी पाकिस्तान है, हम सब का है। तो इसलिए मैंने कल सेनेट में भी ये कहा कि कमेटी ऑफ द होल, कि पूरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान को एक कमेटी आप डिक्लेयर कर लें, जिसको कमेटी ऑफ द होल रूल्स रेगुलेशन में उसको कहा जाता है कि ये कमेटी ऑफ द होल है, और इसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाएं, ठीक है, और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, और सेनेट की पूरी कमेटी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और फौज को बुलाया जाए। सिविल इंतजामिया नाकाम हो गई है, आफ्ताब जहांगीर साहब ये कह रहे थे, आप मुत्तफिक हैं? देखें, कराची की जो ज़ाहिर एक सेंसिटिविटी है, एक स्ट्रेटेजिक सिटी है, और वहाँ जो अर्बन फ्लड की कैफियत है वो एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है। तो मैं तो सिविल इंतज़ामिया ही के हक़ में हूँ कि हमेशा इस तरह की चीज़ों में हम हर चीज़ में आर्मी को बुलाते हैं। कोविड आता है तो आर्मी आती है,
लोकस्ट आते हैं तो आर्मी आता है, फ्लड आता है तो आर्मी आती है, अर्थक्वेक होता है तो आर्मी आती है। इसकी वजह से हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कामचोर भी हो गई है, उनकी कैपेसिटी। लेकिन उनकी कामचोरी की सजा इस वक्त कराची की आवाम को तो नहीं देनी चाहिए। कराची के आवाम को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। कराची के लिए वफाकी हुकूमत को स्पेशल पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए, स्पेशल पैकेज, इसलिए कि वो आपको 60% रेवेन्यू देता है। तो अभी कराची को ज़रूरत है तो आप दे कराची को। 70-75 साल से कराची ने पाकिस्तान को खिलाया पिलाया है, अब वफाक की पाकिस्तान की ज़रूरत है कि कराची को दे, कराची को उनके एहसान। तो कराची के लिए स्पेशल पैकेज दें, कराची में इमरजेंसी डिक्लेयर करें, कराची में आर्मी को, रेंजर्स को उनको ले आएँ ताकि वो आवाम को रिलीफ दें, आवाम को रिस्क्यू करें। और उसके साथ साथ वहाँ जो कारोबार के नुकसान हुए हैं, घरों के नुकसान हुए हैं, उनके लिए एक स्पेशल जो कंपनसेशन पैकेज है ये होना चाहिए। इसके बगैर इतने बड़े जो चैलेंज है उसको कराची के आवाम जो हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, लोगों में मैं शायद मैं अपनी कोताही का तो इतराफ़ करता ही करता हूँ, जितनी बड़ी तबाही और जितनी बड़ी मुसीबत कराची में आई है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या वो एहसास नहीं है या कहीं कुछ है जो मैं फील कर रहा हूँ। क्या वजह है? मैं 2-3 वजह। मेरी कश्मीर में जब अर्थक्वेक आया था तो पूरी कौम तड़प उठी थी। 2-3 वजूहत हैं उसकी एक वजह तो यह है कि कराची बिल्कुल एक कॉर्नर पे है। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MKM और PTI, वो कराची की ओनरशिप नहीं ले रही। जब कराची की ओनरशिप जो हुक्मरान पार्टियां नहीं लेंगे तो उसके नतीजे में कराची वो हेडलाइंस में नहीं आएगा, कराची सुर्खियों में नहीं होगा, कराची के दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबत वो हाईलाइट नहीं होगी। मसला ये है कि कराची से सब लेते हैं, पीपल्स पार्टी भी लेती है, MKM भी लेती है, PTI भी लेती है, लेकिन पॉलिटिकल फ़ायदे तो लेते हैं, पॉलिटिकल बेनिफिट्स तो लेते हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं लेते। तो ये दूसरी बड़ी वजह है कि जो हुक्मरान जमाते हैं वो कराची की ओनरशिप नहीं लेती, जिसकी वजह से कराची के जो मसाइल हैं, मुश्किलात और तकलीफ़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान में रिफ्लेक्ट नहीं होती। अच्छा, अब आखिर में एक सवाल है और उसका ताल्लुक आपकी KPK से है, KPK पुलिस से है। PTI की तरफ से ये दावा किया गया कि KPK की हमने पुलिस कल्चर को बदल दिया, और अपोजिशन ने कहा कि नहीं, ये आपने नहीं बदला, KPK की पुलिस तो पहले दिन से बहुत अच्छी थी। आज मैं देख रहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अहमद एजाज साहब, उन्होंने लिखा है इसके ऊपर कि KP की पुलिस सफ़ेद कपड़ों में इस्लामाबाद आई और यहाँ से बंदे को पकड़ के लेके गई, नाजायज़ उसका मुकदमा, वो डिटेल है, दैट्स अनदर थिंग, वो अदालत जानेगी और वो डिटेल्स जानेगी। लेकिन KPK की पुलिस इन्फॉर्म किए बगैर यहाँ आ जाती है, यहाँ की इंतज़ामिया को बताए बगैर आ जाती है, यहाँ से बंदा उठा के ले जाती है। ये तो पंजाब पुलिस वाला कल्चर ही है। फिर कल्चर बदला है या ये आइसोलेशन में ये एक वाक़या हुआ या यही कल्चर है वहाँ पर? KP पुलिस जो है, अगर उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत ने कि पुलिस को कहते हैं कि हमने इसको गैर सियासी बना दिया है और मेरिट की बुनियाद पे, आपने गुज़िश्ता 2-3 महीने से जो वाक़यात हुए हैं, तहकाल का जो वाक़या हुआ, उसके बाद फिर खैबर एजेंसी में एक बच्चे को उठाया जो कि स्कूल टीचर था, प्राइमरी स्कूल टीचर, उसको कत्ल किया और फिर उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया और फिर मान लिया, उसकी कंपनसेशन भी दी, माफ़ी भी मांगी और उस ख़ानदान से कहते एक फ़र्द को हम सरकारी नौकरी देंगे। फिर अभी आप देखें बनू के अंदर एक सूबाई वज़ीर के रिश्तेदार की कोई गलती थी जिसके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज किया, उसके ऊपर वो सूबाई वज़ीर साहब इतने नाराज़ हो गए कि DIG बनू अब्दुल गफूर अफरीदी सबसे बेहतरीन अफसर है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वज़ीर के रिश्तेदार की बात आपने क्यों नहीं मानी। तो वो पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर पोलिटिसाइज हो गई है। यानी आप वहाँ से कोई पुलिस अफसर इस्लामाबाद से आके बैरिया से बंदा उठा के ले जाए सिविल कपड़ों में, ये काम भी करते हो। मैं आपको एक और बात आसिफ साहब बता दूँ, मैंने सेनेट में भी ये बात उठाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितनी गाड़ियाँ चोरी होती हैं वो KP जाती है, और जब आप KP पुलिस के साथ रब्ता करते हैं वो आपका रब्ता करा देते हैं उन लोगों से जो कार चोरों और जो जिनकी गाड़ी चोरी हुई होती है मालिकान, उनके दरमियान राबिताकारी का काम करते हैं। इस वक्त सवाबी, मर्दान, नौशेरा,
बुनीर और मलकान एजेंसी, ये कार चोरों का मरकज़ है और ये पता है सबको, पुलिस को पता है कि ये पिंडी इस्लामाबाद से गाड़ियां चोरी होती है और वो यहाँ आती है। यार ये सिर्फ दावे हैं कि हमने केपी में पुलिस कल्चर बदल दिया। बिल्कुल दावे। अच्छा, हमारे लिए ये शॉकिंग खबर थी ना कि वहाँ से आप आए और आपने यहाँ की पुलिस को बताया ही नहीं, आप सिविल कपड़ों में आए, बंदा उठा के ले गए। तो चूंकि केपी की पंजाब पुलिस का कहा तो ये हमारे लिए खबर भी ना होती शायद, लेकिन चूंकि केपी पुलिस थी तो हमने कहा ये कल्चर जो है पीटीआई ने पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उसको सियासी भी बना दिया, उसके ऊपर प्रेशर भी है और उसकी जो एक अच्छी रवायात हैं वो इसी तरह जिस तरह आपने बताया कार लिफ्टिंग के हवाले से आप देख लें, या इसी तरह जो आपसे कहते हैं मावराए अदालत मावराए कानून लोगों को उठाना और गायब करना, मिसिंग पर्सन्स बनाना, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या जुडिशल किलिंग भी है। बिल्कुल, मैंने आपको खैबर एजेंसी का बता दिया जिन्होंने मान लिया, या वायलेंस जो अभी तहकाल का जो वाक़या हुआ है, ये सारी चीज़ें ऐसी हमें बता रही है कि जो केपी की पुलिस है, जो एक पुरानी पुलिस थी केपी की, वो पुलिस नहीं रही। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो BRT के मामला थे, ये बस टकरा गई, आग लग गई, फलां हो गया, ये मिस मैनेजमेंट है या ये गंदा डर्टी पॉलिटिकल कल्चर है कि चूंकि हमारे सियासी हरीफ ने बनाई है BRT इसलिए बस भी जलाएंगे, तोड़ेंगे भी से, सीटों को भी चाकू से फाड़ेंगे, इक्विपमेंट भी तबाह करेंगे? देखें आसिफ साहब, एक तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन से तो कोई इख्तिलाफ नहीं करता। रोड बनाना, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देना, ये तरक्की के लिए बुनियाद है, लेकिन यह है कि आप किस कीमत पर कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या पे कर रही हैं। अगर आप इस तनाज़ुर से BRT को देख लें, कोई भी कम्युनिकेशन का मंसूबा, रोड का मंसूबा, रेल का मंसूबा, वो तरक्की के लिए, अवाम की सहूलत के लिए होता है। लेकिन यह है कि आप अगर इस तनाज़ुर में इसको देखें, नंबर एक, इस पर कितनी मुद्दत लग गई, 6 माह के बजाय इस पर लग गई 3 साल, अभी भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट को हुकूमत ने टेक ओवर किया है कॉन्ट्रैक्टर से, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि पेशावर की जो कल्चरल हेरिटेज है, ये BRT पेशावर के लिए दीवार बरलन है। पूरे पेशावर को इसने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उसका जो कल्चरल फेस था, जो उसका कल्चरल हेरिटेज था, हज़ारों साल पुराना शहर था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और कल्चरल हेरिटेज कैसे तबाह हुआ? मेट्रो वो ये तबाह हुआ कि आप देखिए जितने भी पुराने शहर हैं, मेट्रो उसके अंदर चला गया, ओवर ब्रिज उसने बना दिए। आप पेशावर सदर को आप देख लें, आप पूरी आप यहाँ से चमकन्नी से लेकर हयाताबाद तक आप देख लें, जो ओल्ड पेशावर था उसका तो नक्शा ही तब्दील कर दिया उन्होंने, यानी जिस अंदाज से उन्होंने ये BRT। तीसरी बात यह है कि ये जो मंसूबा इन्होंने बनाया 30-40 अरब से 100 अरब रुपए से इसका, लेकिन ये शुरू तो उस वक्त ही हुआ था ना जब आप उसकी हुकूमत का हिस्सा थे। हमने इसकी मुखालफत कर दी थी, इसलिए उन्होंने बल्दियात से ये महकमा उठा के ट्रांसपोर्ट के महकमे को दे दिया और इसकी मंजूरी कैबिनेट से नहीं हुई। कोई कैबिनेट को सिर्फ ब्रीफिंग दी गई है, कोई मंजूरी इसकी कैबिनेट से नहीं। कैबिनेट से मंजूरी नहीं है तो इसका मतलब है ये परवेज खट्टर ने खुद बराह रास्त किया है और उनको मुझे टेक्निकल समझाइए कि कैबिनेट से इसकी मंजूरी नहीं हुई तो ये तो फिर इलीगल हुआ। इलीगल हुआ, बिल्कुल। इसीलिए तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर के इंस्पेक्शन टीम ने इसकी जो इंस्पेक्शन की है उनकी रिकॉर्ड गवाह है कि इसमें ख़ुद PTI के नाम उन्होंने लिए हैं ज़िम्मेदारों के, जमात इस्लामी का नहीं लिया। दूसरी बात यह है पेशावर हाई कोर्ट के इसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने स्टे लिया है इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि BRT के अंदर बड़े मसाइल हैं। अगर BRT के ऊपर जो पैसा खर्च हुआ है वो रेल के ऊपर खर्च करते, रिंग रोड को तोसी देते, उसको ज़्यादा अच्छा बना देते, तो उससे ज़्यादा लोगों को सहूलत मिलती है। और अगर आपने BRT बनाना था बनाएं, लेकिन कम से कम उसको इस अंदाज से बनाएं कि पेशावर का कल्चरल जो हेरिटेज है वो भी महफूज हो जाए। लागत भी अगर आपने 30-40 अरब रखा है तो उसे 100 अरब पे ना ले जाएं। और तीसरी बात यह है कि जो लोगों का बिजनेस तबाह हो गया, आपको पता है जो मेन बिजनेस कॉरिडोर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। जो मेन बिजनेस कॉरिडोर है उस पर आप पार्किंग की जगह आपको किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए कि जगह ही नहीं रह गई है। तो आपने जो ट्रेड था, जो बिजनेस था पेशावर का, वो भी तबाह कर दिया। तो मैं समझता हूँ जो प्राइस इन्होंने पे की है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक साहब, थैंक यू वेरी मच।